11th 12th या फिर अदर क्लासों में हम कैसे मॉलिक्यूलर मास OR इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड इक्विवेलेंट मास। हम सभी लोग जानते हैं एटॉमिक मास हर एक एलिमेंट का अलग अलग होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, जबकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, नाइट्रोजन का 14, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 14, ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32, पोटेशियम का 39, फास्फोरस का 31 एंड एल्युमिनियम 27, फ्लोरीन 19। सो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हमें अणुभार की यानी कि एटॉमिक मास की आवश्यकता पड़ती है। तो मॉलिक्यूलर वेट यानी कि अणुभार। एडिशन ऑफ एटॉमिक मास मतलब एडिशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब जो भी मॉलिक्यूल हमें दिया गया है उसके एटॉमिक मास को ऐड करने पर हमें मॉलिक्यूलर वेट मिल जाता है। जैसे कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, HNO3, CaCl2, इन सभी का हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो क्या करेंगे हम, सोडियम क्लोरीन की इस प्रकार लिख लेंगे। सोडियम का परमाणु भार जो होता है यानी कि एटॉमिक वेट जो होता है वो 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, सॉरी। इन दोनों को हम ऐड करते हैं 58.5 आता है। यही क्या हो गया मॉलिक्यूलर वेट। सेम उसी प्रकार से HNO3 का निकालते हैं, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, नंबर ऑफ 3 ऑक्सीजन, तो 16 का मल्टीपल हम 3 बार करेंगे 48 आ जाएगा, और इन सभी को हम ऐड कर देंगे तो 63 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से कैल्शियम और क्लोरीन को, कैल्शियम का 14 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, और इसके दो एटम हैं तो इनको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 71 प्राप्त हो गया। उसके बाद हम इन दोनों का एडिशन करने पर हमें 111 प्राप्त हो जाता है। अच्छा, अगली बात क्या है, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट मास। अब इसका रिलेशन इससे है, किससे, मॉलिक्यूलर वेट से है। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले जो टॉपिक है वो क्या है, मॉलिक्यूलर मास, यानी कि ये जो अभी हम निकाल रहे थे। और दूसरी चीज़ की क्या होगी, बैलेंसी। सबसे पहली चीज़ उस मॉलिक्यूल के एटमों की बैलेंसी पता होनी चाहिए, यानी कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। चलो हम लोग सबसे पहले बैलेंसी देख लेते हैं, उसके बाद इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। तो बैलेंसी हम सभी लोग जानते हैं कि आज से पहले पढ़ते आए हैं कि एटम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, इतना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हमने किया है। तो बैलेंसी हम देख लेते हैं। अ मेजरमेंट ऑफ द पावर ऑफ, यानी कि ऐसा मेजरमेंट, ऐसा मापन जिसकी शक्ति हो, ऑफ एन एटम टू कंबाइन, यानी कि एक एटम कंबाइन हो सके विथ ईच अदर, किसी दूसरे से, बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इट कैन कंबाइन विथ और टेक प्लेस। जैसे कि कोई एक एटम है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया और दूसरा क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। सो इसमें कितना होगा और इसमें कितना होगा, यानी कि इसमें इसके इलेक्ट्रॉन कितना इसमें जाएंगे और इसके कितने इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, ये सब हम लोग आगे चल के हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन या फिर बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। तो सिर्फ हम इतना जान लेते हैं कि इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन की अभी आवश्यकता है, या फिर इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, या फिर ये कितने इलेक्ट्रॉनों को दे सकता है, या फिर ये कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकते हैं। मतलब यानी कि एक्सेप्टिंग यानी कि ग्रहण करना, और शेयर आवर इलेक्ट्रॉन्स ओ आर पार्टिसिपेशन इन बॉन्डिंग। जैसे कि अभी हम देख लेते हैं, यस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है 1s होगा। इस तरह हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पढ़ेंगे। तो सिर्फ हम इतना ध्यान रखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता जो होती है, या फिर
इलेक्ट्रॉनों की अधिकता जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के आधार पर जो है वैलेंसी को डिफाइन किया गया है। जैसे कि क्लोरीन हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, 1 इलेक्ट्रॉन आर नीड टू कंप्लीट आवर ऑक्टेंट, यानी कि इसको ऑक्टेंट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉनों की क्या है आवश्यकता है। सो क्लोरीन एंड हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा जिससे कि HCl क्या बनाएंगे, एसिड बनाते हैं। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन जब देगा तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर माइनस चार्ज आएगा, यानी कि दोनों के बीच में वैलेंसी कितनी थी, 1 थी। सेम इसी प्रकार से अदर वैलेंसी होती हैं। तो हम आगे बात कर लेते हैं किसकी, इसके लिए हम यहाँ तक आए हैं, वो है इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास जो होता है, जैसे हम सबसे पहले निकालते हैं NaCl का। सोडियम का कितना होता है, अभी हमने बताया था 14 होता है। क्लोरीन का कितना होता है, अभी हमने बताया था 35.5। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, कितना होगा 14 और 35 को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 58.5। Na की एक वैलेंसी यहाँ पर है, सोडियम के पास एक रिक्त स्थान है, क्लोरीन के पास एक है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो एक आएगी यहाँ पर वैलेंसी। तो हम एक से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो सेम हमारा वही आ जाएगा। और हम दूसरा क्या देख लेते हैं HNO3। NO3 अलग है, H अलग है। सो हाइड्रोजन का जो होता है वैलेंसी एक होती है, NO3 की वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है -1 होती है, इसकी +1 होती है। उसके बाद हम इसके अभी हमने निकाला था क्या कहते हैं उसको मॉलिक्यूलर वेट को, तो मॉलिक्यूलर इसका वेट क्या आ रहा था उस समय 63। सो अब इस 63 को हम रखेंगे कहाँ, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर रखने मॉलिक्यूलर वेट में रखने के लिए यहाँ पर भी जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर इसकी वैलेंसी 1 आ रही, तो सेम हो जाएगा 1 हो जाएगा इसकी वैलेंसी। तो 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 का यही हो जाएगा, सेम टू सेम आंसर वही आ जाएगा। उसके बाद हम CaCl2 का देख लेते हैं, कैल्शियम एंड क्लोरीन। हमें पता है कैल्शियम जो है वो 2+ आयन रखता है और क्लोरीन 1- रखती है, क्लोरीन है 1-। सो इसका ये एक इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण कर लेता है और एक क्लोरीन दूसरा ग्रहण कर लेता है। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर इसकी वैलेंसी क्या हो गई 2 हो गई। वैलेंसी की अगर हम बात करते हैं तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, यानी कि ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को दान कर सकता है। लेकिन क्लोरीन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्रहण करने की कैपेसिटी। तो 2 क्लोरीन यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर कितने क्लोरीन ऐड हो रहे हैं 2। सो इन दोनों की मिला के भी 2 वैलेंसी हुई, तो इन दोनों को क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाला था वो कितना था 111। इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से आ जाएगा 55.5। यही हो गया हमारा आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।